मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देश में लोगों ने मनाया मकर संक्रांति का पावन पर्व। संक्रांति पर जप तप और दान करते दिखे लोग। तराना में लोगों ने जलेबी बांटकर किया पुण्य। देवास में हिंदू रक्षक संगठन ने सांकेतिक रूप से मनाई संक्रांति। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संगठन ने लिया फैसला, कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। और मध्य प्रदेश में अजान को लेकर गरमाई सियासत। लाउडस्पीकर में होने वाली अजान पर उठी आपत्ति। वकीलों की शिकायत पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। हाल ही में खटीमा विधानसभा से पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने खबर 100 के संवाददाता अश्विन दीक्षित के साथ खास बातचीत की। इस दौरान पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि वो इस बार चुनाव में पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें हाईकमान टिकट देती है तो वो चुनाव जीतकर ही दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि खटीमा विधानसभा में जितने काम उन लोगों ने किए हैं उतने काम भाजपा विधायक ने कभी नहीं किए हैं। भाजपा के द्वारा देश को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी गई है, जिससे समाज का हर व्यक्ति अब परेशान हो गया है। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि आगामी चुनाव में हर हाल में वो अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे। आज हम बैठे हैं खटीमा विधानसभा के अंदर और जिनके साथ बैठे हुए हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं। गोपाल सिंह राणा जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और इनके कार्यकाल में बहुत बड़ी तरक्की की गई है खटीमा के अंदर। तो विशेषकर हम इनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर जीरो ग्राउंड खबर 100 के साथ कि आगामी आने वाले 2022 के जो चुनाव हैं, इन चुनाव को लेकर के गोपाल सिंह जी की क्या तैयारी है, किस तरीके से ये अपना विधायक बनाएंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो सर मैं चाहूंगा एक आपका इंट्रोडक्शन और हो जाए, थोड़ा छोटा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं गोपाल राणा पूर्व विधायक खटीमा रहा हूँ और अब नानेमता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से तैयारी कर रहा हूँ। तो सर ये जो 2022 का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप अपनी पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ। मैं क्या, मेरे 50 साल राजनीति के अब पूरे हो रहे हैं और 50 साल मैंने पूरे कांग्रेस में रहकर ही पूरे किए हैं अपनी राजनीति के। और मैं खटीमा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहा और सबसे ज़्यादा मतों से जीत के देहरादून की विधानसभा में पहुँचा हूँ, उत्तराखंड की विधानसभा में पहुँचा हूँ। और दूसरे जब मैंने काम किया वो रिकॉर्ड मैंने विकास किया खटीमा में, चाहे वो पुरानी तहसील का मामला हो, चाहे वो थारू विकास भवन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। सड़कों के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। मुझे दोबारा 2007 में जनता ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैं दोबारा फिर उत्तराखंड की विधानसभा में दोनों लोग जीत के गया, क्योंकि उसमें हमारी सरकार नहीं थी, मैं विपक्ष में था। फिर भी मैंने अपने जितना भी मेरी दम थी, मैंने विधायक रहते हुए मैंने खटीमा का बहुत सारा विकास किया विपक्ष में रहते हुए। पर नया परिसीमन हुआ, नए परिसीमन में कहीं न कहीं कुछ कारण रहे कि मुझे पीछे रहा और भाजपा सरकार बनी, मैं काम नहीं कर सका। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अगर इस बार, क्योंकि 22 की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और 22 में जनता का आशीर्वाद बना, हमारे भाई बहनों का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने खटीमा में विकास किया है उसी तरह के मैं नानेमता में बहुत सारे दिखाया जाए। तो बेरोजगारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरा कहना है जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बढ़ चढ़ के कई वायदे किए, उसमें एक वायदा ये भी था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। तो हाँ, वो वायदा पूरा हुआ। हम तो जानते हैं कि कांग्रेस ने करके दिखाया है और वायदे से ज़्यादा काम किया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने, उनकी एक सोच थी कि किस तरह यहाँ पर सुटकुल बने, पिटकुल बने, चाहे वो आपके हरिद्वार का
हो, चाहे वो उधमसिंह नगर में हो, चाहे वो देहरादून से या कोई हो, ये सारे पंडित नारायण दत्त वगैरह की सरकार में ये उद्योग धंधे खुले और उसमें हमारे बहुत सारी वो लगे। आज सिरपुर में देखिए कितने फैक्ट्री लगी है और जब से भाजपा सरकार आई है वहाँ से बहुत से जो हमारे उद्योग हैं प्लांट कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पर आपने LDA जो है वहाँ हरिद्वार में, इसी तरह सेलापुर में, सिरपुर, कई जगह पंडित नारायण तिवारी एक सोच थी। आज मैं कहता हूँ अगर पंडित नारायण तिवारी आज और थोड़ी जिंदा रहते तो आज उत्तराखंड का नक्शा कुछ और होता। यहाँ पर जो बेरोजगारी थे वो नहीं होती। ये पंडित नारायण तिवारी ने दिखा दिया। उन्होंने देखी आप यूपी में जो आप नोएडा देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वो सब उनकी देर है। तो ये अगर इसी तरह अगर ये भाजपा की सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दी होती, आज फेज 2 का वो हो रहा है, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज उद्योग धंधे हमारे प्लांट कर रहे हैं, टाटा जैसे और तमाम ऐसी जो हमारी कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं वो है जा रहे हैं यहाँ से प्लांट कर। तो मेरा कहना ये है कि ये हमारे जो माननीय मोदी जी हैं उनका एक खोखला वायदा धरातल पर नहीं उतर सका। आज हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे युवा। और पूछना चाहूँगा कि जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा आरोप लगाती है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर और कांग्रेस के विधायक थे। आपको ध्यान होगा केदारनाथ आपदा जब आई थी तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही विधायक थे। कांग्रेस की सरकार होते हुए केदारनाथ आपदा आई तो वहां पर जनता का कहना था, जो भाजपा के लोग थे उनका कहना था, जनता का कहना था, जन समाज का कहना था कि वहां पर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाई। वहां जो दर्शन करने गए थे उन लोगों को लूटा गया, उन लोगों को मारा गया, उनके हाथ पैर काटे गए, उनके जेवर छीन लिए गए। कांग्रेस की सरकार होते हुए इतना कुछ हुआ, तो ऐसा क्यों? देखिए कांग्रेस की सरकार में ऐसा क्यों? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने और हरीश रावत जी स्वयं वहाँ पर गए, उन्होंने पूरा जायजा लिया और पूरा जोर उन्होंने पूरा कि केदारनाथ में जो भी हुआ उसकी भरपाई के लिए पूरी जोर शोर से उन्होंने काम किया। बहुत सारे विकास जो टूट फूट हुई थी उसका सब कुछ ठीक ठाक किया, उसका ढांचा तैयार किया और एक भाजपा ने डर पैदा किया था कि वहाँ पर अगर जाएंगे केदारनाथ में तो इस तरह का होगा, ये होगा, सो होगा। लेकिन उसके बावजूद हरीश रावत जी ने राहुल गांधी जी को ले गए वहाँ और दिखा दिया कि आदमी पैदल जाके वहाँ आदमी सुरक्षित है। और तब से फिर केदारनाथ की यात्रा फिर शुरू हो गई, काम शुरू हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मामला हुआ था जिस समय, उस समय लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहाँ पे व्यवस्था नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। तो जनता का कहना है कि वहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए थे उनके साथ बड़ी समस्याएं हुई, जिन समस्या को देखते हुए उत्तराखंड का हर एक निवासी दुखी हो गया। तो कांग्रेस की सरकार थी, उनको पूरी सपोर्ट क्यों नहीं दी? देखिए मेरा कहना ये है, उसमें विजय बोगड़ा जी मुख्यमंत्री थे और जब ये हुआ कि विजय बोगड़ा वहाँ काम नहीं कर पाए तभी उनको बदला गया, उनकी जगह हरीश रावत जी है और हरीश रावत जी ने वहाँ पूरा काम किया। पूरी वहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सब तैयार किया उन्होंने, सारा नया रास्ता, सब कुछ नया किया गया। तो अब जो एक डर था उसी डर को ख़त्म करने के लिए तो माननीय हमारे हरीश रावत जी ने तो राहुल गांधी को ले जाकर दोबारा फिर होगा। लेकिन फिर भी हरीश रावत जी ने बहुत सारी योजनाएं उन्होंने अपने कार्यकाल में चलाई थी, चाहे वो जनधन योजना थी, क्या नाम वहाँ पे मेरा तीरथ मेरा, किसान पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, हमारे तमाम ऐसी योजनाएं चलाई थी उन्होंने, जो आज भाजपा सरकार ने उनको बंद कर दिया है। आज हमारे विधवा पेंशन या बुजुर्गों को पेंशन कहाँ मिल रही है? पति पत्नी है, पति मिल रही है, पत्नी को नहीं मिल रही, पत्नी मिल रही, पति को नहीं मिल रही। आज बच्चे वजीफा के लिए तरस रहे हैं, वजीफा उनको नहीं मिल रहा है। आज कन्याधन नहीं मिल रहा है हमारी बच्चियों को, जो कन्याधन मिलता है जैसे आगे पढ़ाई कर सके या भला कुछ हो सके, कहाँ हो रहा है? नहीं।
अच्छा सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर फ्री बांटे गए, 500 रुपये अकाउंट में भी डाले गए, बहुत सारी योजनाएं जो भाजपा सरकार ने चलाई है, क्या आप उन योजनाओं से सहमत हैं? देखिए, भाजपा ने हमेशा जनता को ठगा है, धोखा दिया है। उन्होंने गैस के लिए एक उज्ज्वला योजना चलाई थी और फ्री गरीबों को दिया था कि देंगे फ्री, लेकिन तो सब हट गया। आज वो सिलेंडर कहाँ है, आज उसमें गैस कहाँ है? बेचारा गरीब आदमी, इतनी गैस महंगी हो गई, 1000 की गैस हो गई। पहले 400 कांग्रेस के टाइम में 450 की गैस हुआ करती थी, आज 1000 में गैस मिल रही है। अब मजदूर का आदमी, गरीब आदमी के पास वो जो सिलेंडर उनको उज्ज्वला योजना के तहत मिले थे, आज उन गैस सिलेंडर को भरवाने की क्षमता उन गरीब और मजदूर बेसहारा आदमी की नहीं है कि वो उस गैस सिलेंडर को भरवा सके। आज गैस सिलेंडर उनके कई कोने में रखे पड़े हैं और वो बेकार पड़े हुए हैं। तो और आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। सब उन्होंने जो गैस फ्री बांटी उससे दुगला तो वसूल लिया उन्होंने। कहाँ फ्री बांटी, क्या योजना, क्या उनका क्या लाभ मिला हमारे जनता को? कोई लाभ नहीं मिला। तो आपने सुना, हमारी जो वार्ता चल रही है गोपाल सिंह राणा जी से, जो पूर्व 2 बार विधायक रहे हैं और अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। जन सैलाब भी राणा जी के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। इनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के विधायक बनाएंगे और सीधा निशाना साधते हुए भाजपा पार्टी पे इल्जाम लगाया है कि भाजपा पार्टी ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया है, बेरोजगारी दी है, सिलेंडर भी बांटे हैं, उनमें भराने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान कांग्रेस पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड, खबर है नेट से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। समय कवर करने के चक्कर में यात्री बसें लोगों के लिए लगातार काल बनती जा रही है। हाल ही में वर्मा बस ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को सामने से टक्कर मार दी और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। गौरतलब है, वर्मा बस अलीराजपुर से कुक्षी की ओर आ रही थी, जबकि जोबट रहने वाले 3 बाइक सवार कोलगांव से जोबट की ओर जा रहे थे। वर्मा बस का ड्राइवर टक्कर मारकर बस सहित कुक्षी की ओर भाग गया। टक्कर के बाद घायलों को तत्काल कुक्षी सिविल अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार किया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वर्मा बस ने हमको मार दिया और रोके भी उन्होंने भाग गया वो। अच्छा, कितने लोग तुम मित्र कितने थे? 3 थे। तीनों को कहाँ चोट आई? पैरों में चोट आई। अच्छा। जी, अभी तक 3 पेशेंट आए हमारे पास, दशरथ, दीपक और अतुल। इसमें से कि दशरथ और अतुल की स्थिति थोड़ी गंभीर है। बस के द्वारा टायर चढ़ाने जाने के कारण क्रश इंजरी हुई है। तो 2 लोगों के पैरों में लगभग गंभीर चोटें हैं, जिसको कि प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है, पेन किलर दिए जा चुके हैं। आगे रेफरल की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ थाना में सूचना भी दी जा रही है। उज्जैन जिले के तराना नगर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दिनेश कुमावत मित्र मंडली ने जलेबी वितरण का आयोजन किया। हर साल की तरह इस साल भी मंगलनाथ मंदिर और स्थानीय महिदपुर नाके पर जलेबी बांटी गई। ऐसी मान्यता भी है कि आज के दिन जप तप और दान का 100 गुना फल मिलता है। आज के दिन अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पूरे परिवार पर सदैव बना रहता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। ये है कि पूरे नाके पे जितने व्यापारी है सभी के सहयोग से कार्यक्रम हर साल चलता आ रहा है और आगे भी भोलेनाथ की कृपा में हमेशा चलता रहेगा। मकर संक्रांति पे सबकी आस्था जुड़ी हुई है। नाके पे जितने भी दुकानदार है सभी की जो एकदम मिल के हर साल एक कार्यक्रम करते रहते हैं। संक्रांति इस अवसर पर हम जलेबी का कार्यक्रम। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम निरस्त हो गए हैं। देवास में मकर संक्रांति पर कई आयोजन होते हैं जो इस वर्ष नहीं हो पाए। हिंद रक्षक संगठन ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए सांकेतिक रूप से पर्व मनाया। संगठन जिला संयोजक मनीष सेन ने बताया कि कोरोना के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संगठन ने जनहित में ये निर्णय लिया और सांकेतिक रूप से त्योहार मनाते हुए नोवेल्टी चौराहे पर पतंग, तिल गुड़ के लड्डू और मास्क का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिवर्ष अनुसार हिंद रक्षक संगठन पतंग उत्सव मनाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की महामारी को देखते हुए पतंग मकर संक्रांति के उत्सव पर
हमने सांकेतिक रूप से आज कार्यक्रम करा है। सांकेतिक रूप से हमने मास्क बांटे हैं और मास्क के साथ बिल्कुल लड्डू बांटे और छोटे बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से पतंग भी दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को निरस्त करा था, क्योंकि परंपरा टूटे नहीं, इसलिए हमने सांकेतिक रूप से कार्यक्रम को किया है। मध्य प्रदेश में अब मस्जिदों में होने वाली अजान को लेकर सियासत गर्मा गई है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में जो अजान सुनाई देती है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। गौरतलब है, इंदौर के वकीलों की कमिश्नर से शिकायत के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले का परीक्षण सरकार करवा रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा वकीलों पर भी निशाना साधा और कहा कि वकीलों की जमात तो इंसाफ दिलाने के लिए बनी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि शिकायत करने वाले वकील एक पक्ष के लिए नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मसूद ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है, मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहले तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिवक्ता जो हमारे होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए होते हैं और सबको न्याय दिलाने के लिए होते हैं, तो उन्हें मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज है। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी खुद गृह मंत्री से इस मामले में मध्य प्रदेश की ऐसे पहले एक मौका और आया था, तब मेरी बात हुई थी और उन्होंने खुद आश्वस्त किया था कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई आदेश ना लागू हुआ है, ना देश में लागू हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।